हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है, हम आपके लिए क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें हर एक चैप्टर को हम आपको बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करवा रहे हैं, वो भी खाली 100 दिनों के अंदर और 100 लेक्चर्स के अंदर। स्टूडेंट्स, हमारा हर एक लेक्चर बहुत ज्यादा डिटेल में प्लान करके बनाया गया है, जिसके अंदर हम हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम एनसीईआरटी में से भी उसको कवर करेंगे, जिससे कि पेपर के अंदर अटेम्प्टेशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज के अंदर हम पहले 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 4, ऑर्गेनाइजिंग। और स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी पहले 2 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, फीचर्स और ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करा। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो देखते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। स्टूडेंट, फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब समझने से पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब समझ में आना चाहिए। स्टूडेंट्स, पहले 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया कि जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो बेसिकली जॉब पोजीशंस क्रिएट करते हैं। कौन कौन सी जॉब पोजीशंस होंगी, किस जॉब के पास कितनी अथॉरिटी होगी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन सी जॉब सुपीरियर की होगी, कौन सी जॉब सबऑर्डिनेट की होगी। तो हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ जॉब पोजीशंस। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी जॉब पोजीशंस होंगी, बेसिकली आप इसको कह सकते हो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हो जिसमें आप एक फ्रेमवर्क डिजाइन कर रहे हो कि कौन कौन सी पोस्ट होंगी और कौन सी जॉब सुपीरियर की होगी, कौन सी जॉब सबऑर्डिनेट की होगी, कौन किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो जनरली जब हम ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो मेन उसके अंदर जो हम करते हैं वो ग्रुपिंग करते हैं, एक जैसी एक्टिविटीज को एक जगह रख देते हैं, जिसको कि हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते थे। तो यहां पर हमने सपोज 4 टाइप से अलग अलग से डिपार्टमेंट्स बना दिए, एक जैसी एक्टिविटीज को एक जगह रख दिया, जिसको हमने डिपार्टमेंट्स कह दिया। फिर उन डिपार्टमेंट्स के अंदर कौन कौन सी पोस्ट होंगी, तो हमने बेसिकली अलग अलग से पोस्ट क्रिएट करी। फिर बेसिकली इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो एक पिरामिड की शेप में एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर क्लियर कट सभी को पता होगा कि सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कम्युनिकेशन भी बेसिकली इसी स्ट्रक्चर से फ्लो करता है, अथॉरिटी भी बेसिकली इसी स्ट्रक्चर से फॉलो करती है। तो मेन जब आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आप बेसिकली ग्रुपिंग कर रहे हो, डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर रहे हो। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने के कौन कौन से क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के भी अगर हम बात करें तो हमारे सिलेबस में 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स आएंगे। एक होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर, जिसको हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एक होगा डिविजनल स्ट्रक्चर, जिसको कि हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब है जब फंक्शंस के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करा जाए। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है अलग अलग से हम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे गुड्स को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड एक फंक्शन है, गुड्स को बेचने से रिलेटेड एक फंक्शन है, फाइनेंस से रिलेटेड हम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, फिर वर्कर्स को डील कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली जब हमने डिपार्टमेंट्स की जो ग्रुपिंग करी वो फंक्शंस के बेसिस पर कर दी। सपोज प्रोडक्शन फंक्शन के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, जिसको आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह दिया। मार्केटिंग के लिए एक आपने अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, जिसको आपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट कह दिया। फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसके लिए आपने एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, जिसको आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट कह दिया। वर्कर्स को डील करने के लिए आपने एक डिपार्टमेंट बना दिया, जिसको आपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कह दिया। तो ऐसे और भी डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो हर एक डिपार्टमेंट में ऑल टुगेदर अलग काम हो रहा है, कोई भी डुप्लीकेशन नहीं है। जो काम प्रोडक्शन में होगा वो मार्केटिंग में नहीं होगा, जो मार्केटिंग में होगा वो फाइनेंस में नहीं होगा।
एक डिपार्टमेंट में जो एक इंडिविजुअल काम करेगा वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही परफॉर्म करेगा, अलग अलग फंक्शंस को उसको परफॉर्म करने की नीड नहीं है। जबकि जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर, वहां पर जो ग्रुपिंग करी जाएगी वो प्रोडक्ट्स के बेसिस पर करी जाएगी, जिसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन अराइज होता है, अगर हम फंक्शंस के बेसिस पर एक डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स उसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो स्पेशलाइजेशन, जिसको हम ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप खुद ही देख सकते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही परफॉर्म करता है। जो इंडिविजुअल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो खाली प्रोडक्शन फंक्शन को ही परफॉर्म करेगा, और एक फंक्शन को बार बार परफॉर्म करके वो उस काम में परफेक्ट हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं वो उस काम में स्पेशलिस्ट हो जाएगा और उस काम को बड़े ही अच्छे ढंग से कर पाएगा, जिससे उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली फंक्शनल स्ट्रक्चर स्पेशलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है, बिकॉज एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो एक इंडिविजुअल है एक ही पर्टिकुलर फंक्शन को बार बार परफॉर्म करेगा और उस काम में वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा। देन बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप सोच सकते हैं एक डिपार्टमेंट में एक ही फंक्शंस हो रहे हैं, तो धीरे धीरे जो वहां का सुपीरियर होगा उसको उस फंक्शन से रिलेटेड सारी नॉलेज हो जाएगी। अगर अलग अलग से फंक्शंस हो रहे होते फिर तो जो सुपीरियर होता है या सुपरवाइजर होता उसके लिए पूरी नॉलेज गेन कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता। बट सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो धीरे धीरे करके सुपरवाइजर को सारी प्रोडक्शन टेक्निक्स की नॉलेज हो जाएंगी, जिससे कि उसके लिए उस काम को कंट्रोल करना, उसमें कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं विद इन द डिपार्टमेंट अगर हमें कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में इजी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड ही एक्टिविटीज को हमें कोऑर्डिनेट करना है, एक पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज को ही हमें कंट्रोल करना है, जो कि काफी इजी हो जाएगा। देन इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अंडरस्टूड सी बात है बच्चे, जब कोई स्पेशलिस्ट हो जाएगा, अपने काम में परफेक्ट हो जाएगा, उसको काम करने का सबसे अच्छा तरीका आ जाएगा, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वो कम से कम रिसोर्सेज पे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देगा। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर एक इंडिविजुअल एक ही फंक्शन को करके उसमें परफेक्ट हो जाएगा, तो वो उस काम को सबसे अच्छे तरीके से करेगा, तो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ वो काम कर पाएगा। देन नो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। इसमें आपको मैंने बताया एक डिपार्टमेंट में जो काम हो रहा है वो दूसरे में नहीं हो रहा, तो किसी टाइप की कोई डुप्लीकेशन नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन में भी वो काम चलता है फिर मार्केटिंग में भी वो काम चल रहा है फिर फाइनेंस में भी, ऐसा नहीं है। तो किसी टाइप की कोई डुप्लीकेशन नहीं है, मतलब रिसोर्सेज जो है इसमें आपको कम चाहिएंगे, क्योंकि कोई डुप्लीकेशन नहीं है, जिसकी वजह से लेस कॉस्टली कम पड़ता है। इसके बाद जब हम डिविजनल स्ट्रक्चर करेंगे तो उसमें हम देखेंगे हर एक डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन का काम रिपीट हो रहा है, हर एक में मार्केटिंग का काम रिपीट हो रहा है, तो वहां पर डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाते हैं, हर एक डिपार्टमेंट को अपने रिसोर्सेज अलग से चाहिए होते हैं, तो वहां पर खर्चे ज्यादा होते हैं। बट फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है और उसके अंदर एक्टिविटीज रिपीट नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज कम चाहिए और ये कम कॉस्टली पड़ता है। देन इफेक्टिव ट्रेनिंग। आप खुद सोच सकते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन के रिलेटेड ट्रेनिंग देनी है, तो एक पर्टिकुलर फंक्शन सिखाना बड़ा आसान है। अगर आपको एक वर्कर को 4-5 अलग अलग चीजों में परफेक्ट बनाना है तो मुश्किल है, बट एज वर्कर्स आर गिवन ट्रेनिंग इन वन पर्टिकुलर फंक्शन ओनली, सो इट बिकम्स इजी टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग। मल्टीपल एरियाज को सिखाना मुश्किल है, एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर नॉलेज देना बड़ा इजी हो जाएगा, तो ट्रेनिंग देना भी बड़ा आसान हो जाएगा। देन प्रॉपर अटेंशन टू ईच फंक्शन। अब स्टूडेंट्स हम ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मार्केटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फाइनेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कोई फंक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सभी फंक्शंस के लिए अलग अलग से डिपार्टमेंट बना दोगे तो आप इस चीज को इंश्योर कर सकते हो कि सभी फंक्शंस को इक्वल इंपॉर्टेंस मिल रही है। अगर आप फंक्शंस के बेसिस पर डिपार्टमेंट ना बनाओ तो ऐसा हो सकता है एक फंक्शन को तो हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एक फंक्शन को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, जिससे कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना फिर मुश्किल हो जाता। तो हियर वी आर मेकिंग श्योर दैट वी आर गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी फंक्शन। देन स्टूडेंट्स इसके कुछ कमियां भी हैं, जहां किसी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं वहां उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी। नैरो आउटलुक, हिंदी में बोल सकते हैं संकीर्ण सोच, छोटी सोच। तो यहां पर हर एक डिपार्टमेंट खाली अपने अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है एंड इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऐसा पॉसिबल है कि हर कोई डिपार्टमेंट अपने अपने बारे में सोच रहा है, नैरो थिंकिंग हो गई कि भाई हम अपने गोल्स को अचीव कर लें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को वो इग्नोर कर देते हैं।
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले सोचते हैं खाली बस हम प्रोडक्शन से रिलेटेड काम को देखें, मार्केटिंग वाले खाली मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं। सो दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जिससे कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना कई बार हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। देन डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। अभी हमने करा इजी कोऑर्डिनेशन, अगर विद इन द डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन करनी है तो आसान है, बट अगर दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करनी है तो वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर कोई डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने फंक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा है। मोर ओवर सभी डिपार्टमेंट्स में अलग अलग से फंक्शंस हो रहे हैं, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना कई बार काफी मुश्किल हो जाता है। तो इट इज इजी टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट, but it is very difficult to maintain coordination with the other departments because all together departments अलग अलग हैं, सभी के functions अलग अलग हैं, तो सभी के बीच में बैलेंस मेंटेन करना, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाएगा। देन इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स, आपस में डिपार्टमेंट्स में लड़ाई होती है। एक डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज कर देता है जो दूसरे डिपार्टमेंट के लिए हार्मफुल हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्वालिटी को डाउन कर दिया, जिससे मार्केटिंग वाले के लिए वो चीज बेचना मुश्किल हो गया। तो वहां पर आपस में डिपार्टमेंट्स में लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हमेशा रहेंगे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में नहीं है। देन डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब यहां पर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स ने मिलकर काम करा। सपोज सेल्स कम हो रही है, हम कहते हैं मार्केटिंग वाले रिस्पॉन्सिबल हैं, बट मार्केटिंग वाले कहेंगे कि प्रोडक्शन वाला ने क्वालिटी डाउन बनाई, इस वजह से सेल्स नहीं हो रही। प्रोडक्शन वाले कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स वालों ने अच्छे लेबर नहीं दिए, इस वजह से सेल्स डाउन हो गई। ह्यूमन रिसोर्स वाले कह सकते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फाइनेंस नहीं दिया। फाइनेंस वाले कह सकते हैं मार्केटिंग वाले माल नहीं बेच रहे हैं, इसलिए फाइनेंस नहीं आ रहा। तो बेसिकली सभी का काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो कोई भी मिस्टेक अगर हो जाती है तो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। लास्ट, इनफ्लेक्सिबल। अब इसमें एक पर्टिकुलर फंक्शन ही तो सिखा रहे हैं। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इंडिविजुअल काम कर रहा है उसको खाली प्रोडक्शन की नॉलेज है। अब अगर उसको मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना है, सपोज इमरजेंसी में या फाइनेंस में, नहीं कर सकते, तो इनफ्लेक्सिबिलिटी आ गई। उसके अलावा सपोज उसको हायर लेवल पे लेके जाना है, तो हायर लेवल पे ऐसे इंडिविजुअल्स चाहिए जिनको सारी ओवरऑल नॉलेज हो। बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सपोज प्रोडक्शन मैनेजर, उसको तो खाली प्रोडक्शन का काम आता है, तो उसको हम हायर लेवल पे भी नहीं लेके जा सकते। तो यहां पर इनफ्लेक्सिबल है कि जो एक डिपार्टमेंट में इंडिविजुअल काम कर रहा है उसको ट्रांसफर करना चाहे वो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसको प्रमोट करके हायर लेवल पे लेके जाना चाहे वो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी अपनी कुछ कमियां भी हैं। इसके अलावा इसकी एक सुटेबिलिटी करके आएगी। जनरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस और जहां पर स्पेशलाइजेशन ज्यादा चाहिए होती है वहां पर फंक्शनल स्ट्रक्चर सुटेबल रहता है। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में से देखते हैं इसके बारे में क्या दे रखा है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पहले वाली आप कर लेना। इट इज रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ वेरियस जॉब पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया कौन कौन सी जॉब पोजीशंस होंगी, उससे रिलेटेड कंप्लीट आपने एक सिस्टम सेटअप कर दिया। इट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स। आपने बता दिया हर एक जॉब पोजीशन में किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा। तो आपने एक सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया जिसको हम स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं। आपने एक फ्रेमवर्क बना दिया जिसके अंदर आपने अलग अलग जॉब पोजीशंस कौन कौन सी होंगी, कौन सी सुपीरियर की होगी, कौन सी सबऑर्डिनेट की होगी। दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। उसमें से फंक्शनल स्ट्रक्चर को आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। इट इज दैट स्ट्रक्चर इन विच एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड and departments are created on the basis of various functions performed by the organization। मैंने बताया functions के basis पर आप grouping करते हैं, आप departments create करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मेजर फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ग्रुपिंग कर दी। मैनेजिंग डायरेक्टर है, सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपने बना दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। देन इसके एडवांटेजेस में भी हमने करा specialization. A functional structure leads to occupational specialization as workers have to perform specific function. एक वर्कर एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है तो उस पर्टिकुलर फंक्शन में वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा। This promotes efficiency in utilization of manpower as employees perform similar tasks within a department and are able to improve performance. तो उससे efficiency level बढ़ेगा क्योंकि एक एम्प्लॉय एक ही काम को कर रहा है जिससे उसका परफॉर्मेंस लेवल इंप्रूव हो जाएगा। Then better control and coordination, मैंने आपको बताया the supervisor becomes familiar with the type of task to be performed because all tasks are related to one function. Supervisor धीरे धीरे करके उससे familiar हो जाएगा क्योंकि एक पर्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म किया जा रहा है।
एज अ रिजल्ट ही कैन इजिली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। उसके लिए अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना बड़ा आसान हो जाएगा, बिकॉज एक टाइप की एक्टिविटीज को ही उसको खाली कोऑर्डिनेट करना है। अगर उसको अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना होता तो मुश्किल हो जाता। Increase in efficiency. Members of one department are performing the same type of function again and again, which makes them specialized. वही बात है, एक टाइप का काम बार बार कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट हो गए। It helps in increasing managerial and operational efficiency and results in increased profits. मैनेजर्स की भी एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि वो भी एक टाइप का फंक्शन कर रहे हैं। वर्कर्स की ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ती है क्योंकि वो भी एक टाइप का फंक्शन कर रहे हैं, तो जिससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। नो डुप्लीकेशन, मैंने आपको बताया, इट एलिमिनेट्स इंस्टांसेस ऑफ डुप्लीकेशन एज वर्क परफॉर्म्ड इन वन फंक्शनल डिपार्टमेंट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट में जो फंक्शंस हैं वो दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, तो डुप्लीकेशन होने का चांस ही नहीं है, तो उससे वेस्टेज भी नहीं होगी और कॉस्ट कम से कम आएगी। तो बाद में हम करेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर सस्ता पड़ता है, डिविजनल स्ट्रक्चर को जब हम बाद में फॉलो करेंगे तो वो महंगा पड़ेगा। देन इफेक्टिव ट्रेनिंग, it makes training of the employees more easy as they are trained in limited type of skill। एक पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड उनको ट्रेनिंग देनी है तो आसान है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को खाली प्रोडक्शन टेक्निक सिखानी है तो ट्रेनिंग देना आसान हो जाएगा। अगर उनको काफी सारी चीजें मिक्स करके सिखानी होती तो मुश्किल हो जाता। प्रॉपर अटेंशन टू ईच फंक्शन, डिफरेंट फंक्शंस जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए। फंक्शनल स्ट्रक्चर इंश्योर करता है कि हर एक फंक्शन को बराबर की इंपॉर्टेंस मिले। अगर आप फंक्शनल स्ट्रक्चर ना बनाते तो हो सकता है कोई फंक्शन इग्नोर हो जाता, किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती, बट यहां पर सभी को हम बराबर बराबर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। डिसएडवांटेजेस में नैरो आउटलुक, मैंने कहा था सोच छोटी हो जाना, खाली अपने अपने बारे में सोचना। Each department gives more importance to its own objectives and concentrate on a narrow range of activities related to its functions only and may forget the overall organizational goals। हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने बारे में सोच रहा है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बारे में नहीं सोच रहा। It becomes difficult to achieve the organizational goals। तो ऐसे केस में ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना हो सकता है हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। देन डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, मैंने आपको बताया था विद इन द डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन आसान है, ऑल द डिपार्टमेंटल हेड्स में वर्क एज पर देयर ओन विश, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना मुश्किल है। हर कोई डिपार्टमेंटल हेड अपनी मर्जी से चलेगा, जिसकी वजह से विद इन द डिपार्टमेंट तो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा बट मेक्स इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट। दूसरे डिपार्टमेंट के साथ आप कोऑर्डिनेशन बनाना चाह रहे हो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देन इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। मैंने बताया देयर में भी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हो सकता है आपस में अंडरस्टैंडिंग ना बने। अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हो सकता है एक डिपार्टमेंट दूसरे के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दे। जैसे अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट की क्वालिटी को घटा देता है, कम कर देता है, जिससे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम मुश्किल हो जाएगा। तो सच एन एटमॉस्फेयर ऑफ मिसट्रस्ट में लीड टू इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ऐसे एनवायरमेंट में जहां एक डिपार्टमेंट दूसरे का नुकसान कर रहा है, एक डिपार्टमेंट दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, वहां पर आपस में डिपार्टमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिलकर काम कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर नॉट अचीव्ड, it becomes very difficult to hold any one department accountable for this because all departments are interrelated। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी फिक्स करना बड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स कम हो रही हैं तो ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट जिम्मेवार है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिम्मेवार है या और कोई डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना भी बड़ा मुश्किल है। देन इनफ्लेक्सिबिलिटी, मैंने आपको बताया एक पर्टिकुलर फंक्शन की ट्रेनिंग दी गई, एम्प्लॉइज गेट ट्रेनिंग ऑफ वन पर्टिकुलर फंक्शन ओनली, जिस डिपार्टमेंट का वो है, तो दे कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट्स एंड कैन नॉट बी प्रमोटेड टू टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस। उनको ट्रांसफर भी नहीं कर सकते दूसरे डिपार्टमेंट्स में, उनको टॉप मैनेजमेंट में भी नहीं लेके जा सकते। दिस ब्रिंग्स इनफ्लेक्सिबिलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, हम फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस नहीं कर पाएंगे। सुटेबल आप पढ़ लेना, जहां ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में तो डिपार्टमेंट्स क्रिएट करना ही पॉसिबल नहीं है। डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज, अलग अलग से एक्टिविटीज हम कर रहे हैं। उसके अलावा लार्ज डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, जहां बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन की जरूरत है वहां डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने की जरूरत है। अगर लगता है स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, फिर बिना डिपार्टमेंट्स क्रिएट करे भी हम ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट्स आप साथ के साथ प्रिपेयर करते रहिए, लर्न साथ के साथ करते रहिए, ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू स्टूडेंट।